हॉरर अड्डा में आपका स्वागत है। लाइट बंद कर लो, कहानी शुरू होने वाली है। नमस्कार और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं ताबूत की उस बेहद रहस्यमय किंवदंती को जो दो बिल्कुल अलग-अलग कालखंडों में बटी हुई है। एक तरफ है 400 साल पुराना एक खौफनाक श्राप और दूसरी तरफ है आज के दौर की एक मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च। और यह रिसर्च अनजाने में उस भयानक श्राप को दोबारा जगाने का कारण बन जाती है। सच कहूं तो यह कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और विज्ञान के बीच के टकराव का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ऐसी जगह छिप जाना जहां से वो तुम्हें ना देख सके। वो चार भयानक आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए होते हैं। ये कोई आम चेतावनी नहीं है। जरा सोचिए, 400 साल पहले एक बेबस पिता अपने बेटे को ये खौफनाक हिदायत दे रहा है। ये एक ऐसा डायलॉग है जो सीधे उस दहशत की नींव रखता है जो अब फिर से जागने वाली है। सोचने वाली बात यह है कि कोई चीज़ इतनी भयानक कैसे हो सकती है कि सिर्फ उसे देखने भर से इंसान की जान चली जाए। यहीं से हमारी कहानी के असली रहस्य का जन्म होता है। भाग 1, बेरमपुर का खौफनाक रहस्य। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आज से 4 सदी पहले बेरमपुर नाम के एक गांव से। ये कोई साधारण गांव बिल्कुल नहीं था। यहां की स्थानीय लोक कथाओं में निशिर-मोलों का जिक्र बार बार आता है। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि 4 बेहद डरावनी आकृतियों का एक झुंड है जो शनिवार की रात अपने कंधों पर एक ताबूत लेकर निकलते हैं। और इनका सबसे खौफनाक नियम क्या है? जो कोई भी गलती से भी इन्हें देख लेता है, उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि उस समय के लोगों के लिए एक जीता जागता और बहुत ही असली खौफ था। और यह खौफ एकदम सच साबित हुआ जब मदन नाम के एक लड़के ने अपने पिता की चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अपने दोस्तों से मिलने की जिद में वो रात के अंधेरे में निकल पड़ा और तभी जंगल के सुनसान रास्ते में उसे ये डरावना मंत्र सुनाई दिया, बम बम बश, बम बम बश। ये मंत्र सुनते ही उसे एहसास हो गया कि जिन भयानक आकृतियों से बचने के लिए उसे कहा गया था, वो अब ठीक उसके पीछे खड़ी हैं। अगली सुबह जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मदन के पिता और विपुल नाम के ग्रामीण ने जब जंगल में उसे खोजा तो मदन का निर्जीव शरीर एक बरगद के पेड़ के पास पड़ा मिला। इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू ये था कि मदन के चेहरे पर एक अकल्पनीय खौफ हमेशा के लिए जम गया था। मरने से ठीक पहले उस ताबूत के पास उसने ऐसा क्या देखा था? उसकी पूरी दहशत उसके चेहरे पर छपी हुई थी और ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मेघना का रहस्यमयी सपना। अब दिलचस्प बात यह है कि कहानी 400 साल पहले खत्म नहीं होती, ये सीधे आज के समय में आ जाती है। 400 साल के इस लंबे गैप को देखिए। एक तरफ मदन की वो दर्दनाक मौत है जो सदियों पहले हुई थी, और दूसरी तरफ आज के समय की एक शहरी रिसर्चर है मेघना। मेघना को लगातार एक ही डरावना सपना आ रहा है। इस सपने और उस 400 साल पुरानी घटना के बीच जो गहरा कनेक्शन है ना, वही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम पॉइंट है। आखिर सदियों पुरानी एक घटना आज के समय में दिल्ली की एक लड़की के दिमाग में क्यों दस्तक दे रही है? आइए गहराई से देखते हैं कि मेघना के इस सपने में आखिर था क्या। सपने के डिटेल्स बहुत ही स्पेसिफिक और अजीब हैं। एक बेहद घना, धुंधला और सुनसान सा जंगल, एक विशालकाय भयानक पक्षी जो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ा है, और इन सबसे अहम बात, एक ऐसा पेड़ जिससे लगातार एक अजीब सा हरे रंग का लिक्विड टपक रहा है। यह कोई नॉर्मल सपना तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा करने वाला एक पक्का सुराग था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। भाग 3, मृत्युंजय, अमृत की खोज। सपने और हकीकत के बीच की लकीर तब धुंधली होने लगती है जब एक पुरानी किताब सामने आती है। यहां मॉडर्न साइंस और पुरानी लोक कथाओं का एक ऐसा चौंकाने वाला संगम देखने को मिलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मेघना के लैब पार्टनर इशिता जब अपनी लैब में एक एंटीडोट पर काम कर रही होती है तो उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है। इस किताब में मृत्युंजय अमृत का काफी डिटेल में जिक्र था। एक ऐसा जादुई हरा तरल जो पूर्णिमा की रात एक खास पेड़ से टपकता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि किताब में बना पेड़ और वो हरा तरल हूबहू वैसा ही था जैसा मेघना हर रात अपने सपने में देख रही थी। इस अविश्वसनीय संयोग ने उन दोनों रिसर्चर्स को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल प्लान बनाया। पहला कदम उस पुरानी किताब से लोक कथा की पूरी जानकारी जुटाना, दूसरा कदम सपने वाले पेड़ का किताब के चित्र से एकदम सटीक मिलान करना,
और तीसरा कदम, एक झूठे एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर सीधे उस रहस्यमयी बेरमपुर गांव के लिए निकल पड़ना। और सच बताऊं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, बेरमपुर में वापसी। उन दोनों लड़कियों का इस प्राचीन गांव में कदम रखना कोई आम बात नहीं थी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ शहरी लड़कियों का वो ओवर कॉन्फिडेंस और भोलापन है, जो मानती हैं कि गांव के लोग सीधे होते हैं और डरावनी बातें तो बस अंधविश्वास हैं। लेकिन दूसरी तरफ गांव की असली और खौफनाक हकीकत है। गांव वाले अच्छे से जानते थे कि प्रकृति में आ रहा ये अचानक बदलाव किसी भयानक चीज के वापस लौटने का इशारा है, और उनकी दहशत पूरी तरह से जायज थी। उनके गांव में एंट्री करते ही प्रकृति ने भयानक चेतावनियां देनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की जमीन और आसमान खुद उनकी मौजूदगी का विरोध कर रहे हों। अचानक से एक भयानक तूफान आ गया। काले बादलों ने दिन के उजाले को पूरी तरह निगल लिया। एकदम बर्फीली हवाएं चलने लगीं, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि गांव के पवित्र मंदिर में सालों से जल रहा दीपक बिना किसी हवा के अचानक बुझ गया। ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी का बिल्कुल साफ संकेत था। और अब हम आते हैं कहानी के चरम बिंदु पर, भाग 5, राजमहल और निशिर मोलो। यहीं पर आधुनिक सोच की सीधी टक्कर उस 400 साल पुराने खूंखार श्राप से होती है। किसी भी अलौकिक खतरे से पूरी तरह अनजान ये दोनों लड़कियां अपनी रिसर्च के जुनून में गांव के मुखिया के बेटे अनुज को मना लेती हैं। उनका टारगेट था राजा सूरजभान का 400 साल पुराना और वीरान पड़ा खंडहर राजमहल। रात के ठीक 12 बजे दुनिया की नजरों से बचते हुए वो एक खिड़की के रास्ते उस भयंकर और खामोश महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ठीक उसी वक्त जब वो इस राजमहल के अंधेरे गलियारों को टटोल रहे थे, गांव की वीरान सड़कों पर एक बार फिर से वही खौफनाक और मौत का पैगाम लाने वाला मंत्र गूंजने लगा। बम बम बश, बम बम बश। 400 सालों से सोए हुए निशिर मोलो वापस आ चुके थे। पूरे गांव की सांसें डर के मारे थम गईं, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस आवाज के वापस आने का मतलब क्या है। उसी समय गांव के बाहरी हिस्से में जो हो रहा था वो और भी ज्यादा खौफनाक है। जंगल के किनारे रात के अंधेरे में जुआ खेल रहे संपत और कप्तान नाम के 2 लोगों का सामना सीधे उन लाल आंखों वाली डरावनी आकृतियों से हो जाता है। निशिर मोलो उनके ठीक सामने आकर रुक जाते हैं। वे दोनों डर से मानो पत्थर बन जाते हैं, और तभी उनके सामने रखा वो श्रापित ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है। अब यहां जो घटनाक्रम जुड़ता है वो वाकई कमाल का है। ठीक उसी पल घने अंधेरे में डूबे उस राजमहल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज भी एकदम से चौंक जाते हैं। उस भारी सन्नाटे में उन्हें गलियारे में भारी जूतों के चलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और फिर अचानक एक अनजाना दरवाजा पूरी ताकत से झटके के साथ उनके सामने खुलता है। अंदर का और बाहर का खतरा एक साथ अपने चरम पर पहुंच रहा था। वापस जंगल की तरफ मुड़ें तो संपत और कप्ता की रूह कंपा देने वाली दर्दनाक चीखें आधी रात के उस सन्नाटे को बुरी तरह चीर कर रख देती हैं। ये चीखें कोई आम आवाजें नहीं थीं। ये उन घरों में दुबके हुए गांव वालों के लिए इस बात का पक्का सबूत थी कि उनका 400 साल पुराना सबसे बुरा सपना एक बार फिर से हकीकत बन चुका है, और किसी ने अपनी जान गंवा दी है। ये दोहरा क्लाइमैक्स अंत में एक ऐसा सवाल खड़ा कर देता है जो बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आखिर उस ताबूत के अंदर से बाहर क्या निकला जिसने संपत और कप्ता की जान ले ली? और सबसे अहम सवाल, मेघना जो 400 साल बाद दिल्ली से वहां पहुंची, उसका बेरमपुर के इस खौफनाक इतिहास और मृत्युंजय अमृत से असली रिश्ता क्या है? ये रहस्य साबित करता है कि कुछ अतीत कभी दफन नहीं होते, और शायद विज्ञान हर चीज का जवाब नहीं दे सकता। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस रहस्यमयी दुनिया को और गहराई से समझने की जिज्ञासा यकीनन बनी रहेगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हॉरर अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आज रात सपने में मिलेंगे।